है कि कार्यकर्ताओं के दिलों में कितना जबरदस्त जोश, जज्बा और जलवा है। इसलिए दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तरीके से जय घोष का जवाब देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की इस संयुक्त कार्यकारिणी में हमारे बीच उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शमशेर सिंह मन्हास जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कवेंद्र गुप्ता जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी, हमारे महामंत्री प्रदेश श्रीमान विनोद गुप्ता जी, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, श्रीमान सुनील शर्मा साहब, यहां उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती प्रिया सेठी जी, सभी मोर्चों के प्रभारी भाई मुनीश शर्मा जी, यहां उपस्थित सभी मोर्चों के अध्यक्ष, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती संजीता डोगरा जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान अरुण देव सिंह जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान ओमी खजूरिया जी, एससी मोर्चे के अध्यक्ष प्रोफेसर गारूराम भगत जी, ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष श्रीमान ब्रह्मजोत सती जी, एसटी मोर्चे के अध्यक्ष श्रीमान चौधरी हारून जी और माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान शेख बशीर साहब। यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी पदाधिकारी बंधु, सभी वरिष्ठ नेतागण, यहां उपस्थित सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी, पूर्व विधायक, डीडीसी के चेयरमैन, बीडीसी मेंबर्स, डीडीसी मेंबर्स, ऑनरेबल कारपोरेटर्स, पार्टी के सभी मोर्चों के यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं आज इस जॉइंट वर्किंग कमेटी मीटिंग, जो संयुक्त मोर्चों की, सभी मोर्चों की हमने एक साथ जो कार्यकारिणी रखी है, इस कार्यकारिणी की बैठक में मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा कि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हमारी प्रदेशों की कार्यकारिणी होती है, प्रदेशों की कार्यकारिणी के बाद जिलों की कार्यकारिणी होती है और जिलों की कार्यकारिणी के बाद मंडलों की कार्यकारिणी की बैठक होती है। यह हमारा एक क्रम है। और इसी प्रकार जब पार्टी के प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश कार्यकारिणी होती है, उसी बीच मोर्चों की भी प्रदेश की कार्यकारिणी होती है और फिर मोर्चों की भी जिला कार्यकारिणी और मोर्चों की भी मंडलों की कार्यकारिणी होती। इस बार पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब ने, कि पूरे भारत में जितने प्रांत, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब में सभी मोर्चों की इकट्ठी जॉइंट कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए। और उसी क्रम में आज जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी मोर्चों के एक जॉइंट कार्यकारिणी का आयोजन यहां जम्मू के अंदर किया गया है। इस बैठक में आप सबका मैं पुनः एक बार हृदय से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कार्यकारिणी की बैठक में कोई राजनीतिक, कोई चुनावी समर में कोई रैलियों को संबोधित करने वाले जैसे भाषण होते, वो वैसा नहीं होता है। यहां बहुत संक्षेप में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होती है, अनेक जो हमारे वैचारिक विषय हैं उन पर चर्चा होती है, अपने पार्टी के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा होती है। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस कार्यकारिणी में अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है।
चूंकि हम सभी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, अभी यहां हमारे संगठन मंत्री जी ने जैसे क्रम अनुसार हमको आज की दिनचर्या बताई, अलग अलग विषयों पर यहां चर्चा होने वाली है और वो सभी विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बैठक में जाते हैं हमारे हाथ में डायरी और पेन होता है, वो सभी महत्वपूर्ण विषय जो बैठक के अंदर चर्चा में आते हैं हम उनको नोट करते हैं। चूंकि हम मोर्चों के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम सामाजिक क्षेत्र के अंदर पब्लिक लाइफ के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो डीडीसी है, बीडीसी है, कारपोरेटर है, वो काउंसलर हैं या वार्ड मेंबर्स हैं या पंचीज हैं, सरपंचीज हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी पार्टी संगठन के इन बहुमूल्य विचारों को जो प्रतिबिंबित किया जाता है उनको नोट करके धरातल पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा करनी होती है, ताकि सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की वैचारिक दृष्टिकोण का ज्ञान हो। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी केवल एक मात्र पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जैसे बाकी के राजनीतिक दल है, जैसे बाकी के पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसलिए उनका गठन होता है कि उनको हर प्रकार से सत्ता का सुख भोगना है, सत्ता के लालच में अनेक पार्टियों का गठन होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नींव और भारतीय जनता पार्टी का गठन, हमारा इतिहास, हमारा वैचारिक दृष्टिकोण, हमारी पंच निष्ठाएं राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित है। हमारा एक वैचारिक संगठन, एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम केवल मात्र पॉलिटिकल पार्टी जैसे अन्य राजनीतिक दल होते हैं वैसे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी नहीं होती। हमारे पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी सरजमी के लिए जीता है। मैं अक्सर कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जैसे भारतीय सेना का जवान होता है, जैसे इंडियन आर्मी का कोई सोल्जर होता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता होता है, हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता होते हैं। और हम सब जानते हैं सेना के अंदर भी जब मोबिलाइजेशन होती है, हम में से जो सैनिक है वो भली भांति जानते हैं कि सेना को जब सारा कैमोफ्लाइज होता है या कॉर्डन होता है तो वहां भी मोर्चाबंदी की जाती है, किलेबंदी की जाती है। और उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में यहां मूल संगठन में, पेरेंट बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वहीं हमारे जो पार्टी के मोर्चे हैं, जिनको मोर्चों का नाम दिया गया है, ये उसी प्रकार के मोर्चे हैं जैसे सेना की अलग अलग बटालियंस में, अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग मोर्चे होते हैं और अलग अलग मोर्चों पर तैनात जो वहां हमारे कमांडर्स होते हैं, जो कंपनी कमांडर्स होते हैं, उसी प्रकार हमारे मोर्चों के पदाधिकारी होते हैं जो देश और समाज के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेना के जवान के जैसा होता है, वो चाहे मोर्चे का कार्यकर्ता हो, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो केंद्र का राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, वो जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो या पोलिंग बूथ का हो, पोलिंग बूथ की समिति का कार्यकर्ता हो। उसका एक दृष्टिकोण होता है, उसका एक मिशन होता है अपने देश और समाज के लिए काम करने के लिए। इसलिए साथियों, आज की इस कार्यकारिणी की बैठक के शुभारंभ में जो विषय पार्टी संगठन ने आज आपके समकक्ष मुझे रखने को कहा है, यह विषय है भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक दृष्टिकोण, भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाएं एवं भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। साथियों, अगर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की ओर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक गौरवमय इतिहास है, एक गौरवशाली इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक ऐसा निर्णय लिया गया, जब यहां 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान लगा दिए गए, ऐसा लगा कि भविष्य में एक और भारत के विभाजन की भूमिका उस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस
पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने रची थी, वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक देश में दो झंडे, एक देश में दो प्रधानमंत्री और एक देश में दो कानून कतई नहीं होते, लेकिन एक ऐसी नींव रखी गई जो कि भविष्य में विभाजनकारी साबित हो सकती थी। इस षड्यंत्र को भांपते हुए उस वक्त जो हमारे विचार परिवार के हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने निर्णय लिया कि इसके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष होना चाहिए। और उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर प्रजा परिषद का गठन हुआ और प्रजा परिषद के गठन के बाद यहां एक नारा आ गया, एक विधान एक प्रधान एक निशान, एक भारत में एक प्रधानमंत्री, एक देश में एक झंडा और एक देश में एक कानून। इस संकल्प को लिया और एक प्रचंड आंदोलन पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत में शुरू। उस वक्त हमारे जो वरिष्ठ प्रचारक बंधु थे, हमारे विचार परिवार के जो लोग थे, उन्होंने तय किया कि राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर भी एक ऐसा राजनीतिक दल होना चाहिए जो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर देश की आवाज, भारत माता की आवाज बुलंद करे। और इसके बाद उस आंदोलन के बीच में भारतीय जनसंघ का गठन, और जब भारतीय जनसंघ का गठन हुआ, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष बने और हमारे महान प्रेरणा स्वरूप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे दिग्गज महानुभावों ने उस वक्त कमान संभाली और देश हित में, राष्ट्र हित में एक आंदोलनकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान, रानी झांसी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार जी और बहादुर शाह जफर जैसे महान भावों ने देश की क्रांति में अपना अहम भूमिका अदा की। के महाराजा हरि सिंह बहादुर और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में यहां जब आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन को दबाने की साजिशें हुई। उस आंदोलनकारियों पर उस समय गोलियां चलाई गई। हमें याद है, जोड़ियां हो, हीरानगर हो, रामबन हो, सुंदरबनी का क्षेत्र हो, या हम अगर साइंस कॉलेज के बाहर देखें, आज भी विद्यार्थियों की वो मूवमेंट के, उनके संघर्ष के वो निशान आज भी वहां मौजूद। बहुत अत्याचार हुए, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पूर्वजों ने एक निशान, एक प्रधान, एक विधान के लिए संघर्ष लड़ा, गोलियां खाई और संघर्ष बढ़ते बढ़ते पूरे भारत में बढ़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में तय हुआ कि ये जो परमिट सिस्टम था जम्मू कश्मीर में, अगर किसी को पंजाब से जम्मू कश्मीर की ओर आना था, अगर किसी को माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जाना होता था, किसी को अमरनाथ जी की यात्रा में जाना है, किसी को छठी पातशाही गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए जाना है, किसी को हजरत बल श्राइन, चरार शरीफ, शाहदरा शरीफ की श्राइन में अगर जाकर माथा टेकने के लिए बाहर से आना होता था, तो उसको परमिट लगता था। परमिट एक प्रकार से पासपोर्ट था। एक ऐसी व्यवस्था थी कि एक देश के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर जाने के लिए आपको परमिट चाहिए, पासपोर्ट टाइप सिस्टम चाहिए था। और उसी तरह अगर जम्मू कश्मीर से किसी को हरिद्वार, मथुरा, काशी, वृंदावन, 4 धाम, 52 शक्ति पीठों की यात्रा करनी होती थी, किसी को अजमेर शरीफ जाना है, किसी को हरमंदिर साहब अमृतसर के दर्शन करने हैं, किसी को भारत के अन्य अन्य जो पवित्र स्थलों के दौरे दर्शन के लिए जाना है, उसको यहां से जाने के लिए परमिट सिस्टम चाहिए। उनको वहां जाने के लिए एक पासपोर्ट चाहिए था। एक भारत के अंदर ये कैसी व्यवस्था बना के रख दी गई थी उस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों। इस साजिश षड्यंत्र के खिलाफ बहुत बड़ा जो आंदोलन हुआ वो प्रजा परिषद और भारतीय जनसंघ ने किया। यह तय हुआ कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट सिस्टम के, बिना पासपोर्ट के वो जम्मू कश्मीर में आएंगे और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर आएंगे। साथियों, हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब जम्मू कश्मीर के अंदर आए, उनके हाथ में तिरंगा झंडा था
और उन्होंने घोषणा की थी कि मैं बिना परमिट सिस्टम के जम्मू कश्मीर में जाऊंगा। जैसे ही माधवपुर से अंदर हुए, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। उस वक्त उनके साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो कि एक युवा नेता थे, वो उनके साथ। उन्होंने अटल जी को कहा, अटल जी आप वापस जाइए और पूरे भारत में जाके ये पैगाम दीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय जयकार करते हुए प्रवेश किया। और फिर वही हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया 1952 में, और उनको गिरफ्तार कर दिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उनको श्रीनगर ले जाया गया। हम सब जानते हैं उनकी निर्मम हत्या की गई जेल में। उस वक्त के हुक्मरानों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माता जी के वो पत्र जो उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखे, जवाहरलाल नेहरू जी को, उनकी प्रतियां आज भी जो है बहुत सारे संग्रहालयों में मौजूद है, लाइब्रेरीज में मौजूद। एक एक विषय का वर्णन उन्होंने किया। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तारी के समय उनके साथ जो पुलिस के जवान थे, उनके वर्णन आते हैं कि किस प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या की गई। और महाराजा हरि सिंह बहादुर, जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उनको कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया, उनको वनवास दे दिया और यह आदेश दे दिया कि वो वापस जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकते। उस वक्त यहां पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा और महाराजा हरि सिंह जी ने तय किया कि यहां आंदोलन होगा, और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में यहां आंदोलन हुआ। और देश भर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनसंघ के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। जब स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हो गया, पूरे भारत में प्रचंड आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन का परिणाम हुआ कि 1960 के दशक में जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री को खत्म करके यहां मुख्यमंत्री बना दिया गया। यह टाइटल खत्म कर दिया गया कि आप प्रधानमंत्री नहीं, यहां मुख्यमंत्री होगा। यह पहली जीत थी हमारी पार्टी की, हमारे जो राजनीतिक और राष्ट्र हित में जो हमारा वैचारिक दृष्टिकोण है कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं चलेंगे। 1960 के दशक में दूसरे प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करके जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री कर दिया गया। यह पहली जीत थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का और भारतीय जनसंघ प्रजा परिषद के जो हमारे क्रांतिकारी पूर्वजों का बलिदान था, वो रंग लाया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन चलते रहे कि यहां एक झंडा, एक निशान और एक विधान चाहिए। उसके लिए सतत भारतीय जनसंघ ने प्रयास किया, और साथियों यह संघर्ष चलता रहा। बीच में एक ऐसा दौर आया जब इंदिरा गांधी की दमनकारी नीतियों ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, और इमरजेंसी के बाद यहां देश के अंदर जब 1977 में सरकार बनी, वो जनता पार्टी की हुकूमत बनी। श्री मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और उसमें भारतीय जनसंघ का बहुत बड़ा रोल था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देश का विदेश मंत्री बनाया गया। उस सरकार में श्रीमान श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी शामिल हुए। लेकिन जनता पार्टी अलग अलग राजनीतिक दलों का एक समूह था, एक गठबंधन था। और धीरे धीरे जब भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉजिकल विषय है, जो वैचारिक मुद्दे हैं, हमारे राष्ट्रवाद, देश, हमारी संस्कृति, हमारा
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उस सरकार ने जब हमारे मूलभूत वैचारिक मुद्दों पर चोट करने की कोशिश की तो भारतीय जनसंघ उस सरकार से बाहर हो गया। सरकार की किसी ने चिंता नहीं की कि हम सत्ता में हैं, हम मिनिस्टर हैं। अपने वैचारिक मुद्दों की सबको चिंता थी। अपने आधारभूत जो हमारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे उन पर अडिग रहते हुए भारतीय जनसंघ उस गठबंधन सरकार से बाहर हो गए। फिर तय हुआ और 6 अप्रैल सन 1980 को मुंबई में समुद्र के तट पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की वो कविता, बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, ये उनका वो कविता के अंश उन्होंने उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में कहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनसंघ प्रजा परिषद की तरह ही भारतीय जनता पार्टी ने कार्य शुरू किया और करते करते अनेक प्रकार के राष्ट्रवादी आंदोलन लड़े। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में हमारे कितने कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए। वो कश्मीर घाटी के अंदर स्वर्गीय टीकालाल जी टिपलू हो, प्रेमनाथ जी भट्ट हो, वहां असंख्य कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए। डोडा किश्तवाड़ का एरिया हो, राजौरी पुंछ का क्षेत्र हो, जम्मू संभाग का एरिया हो, यहां स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश हित में अपनी कुर्बानियां और बलिदान दिए, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए। साथियों, धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह मेहनत थी कि कभी संसद के अंदर 2 मेंबर पार्लियामेंट होते थे और एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब मेंबर पार्लियामेंट थे तो विपक्ष के लोग हंसे थे उन पर, और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये उन्होंने एक घोष लगाया था, उद्घोष था उनका कि एक दिन आएगा कि लोग कांग्रेस को हंसेंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी, क्योंकि देश की हित में राष्ट्रवाद के लिए अगर कोई कार्य करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। और वो दिन हमने देखा, पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार बनी, 13 दिन 13 महीने, फिर लगभग 4.5 पौने 5 साल। उस दौर के अंदर भी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से सुशासन क्या होता है, देश हित में कैसे निर्णय होते हैं। इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव जो थे, जब प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका जैसे देशों के दबाव में परमाणु परीक्षण नहीं कर सके थे, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो गठबंधन सरकार चलाते चलाते उन्होंने देश की रक्षा प्रणाली को, देश के डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत ताकत दी और बहुत मजबूती दी। कारगिल युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान को पछाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन और पाकिस्तान को अलग थलग किया। वाजपेयी साहब का दौर एक गोल्डन दौर था। उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार आतंकवाद के दौर को समाप्त करने में अहम भूमिका हासिल की गई। साथियों, उसके बाद जब 2014 में हमारे देश के अंदर हमारी सरकार बनी, देश ने बहुमत देकर श्री नरेंद्र मोदी साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाया। हम सब ने देखा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस संकल्प को लेकर ये सरकार बनी। और जब लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार देश के प्रधानमंत्री जा रहे थे, किस प्रकार उन्होंने साष्टांग प्रणाम संसद भवन की सीढ़ियों में करके भारत देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रणाम किया। और लगातार देश के अंदर विकास कार्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मिशन के साथ उन्होंने कार्य किया। और कार्य करते करते गरीब, मजदूर, किसान,
दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित, शहर के, गांव के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग का विकास, हर वर्ग की चिंता अगर किसी ने की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। जब उन्होंने नारा दे दिया सबका साथ सबका विकास, जब उन्होंने स्वच्छ भारत का मिशन दे दिया, अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर स्वयं स्वच्छता अभियान को बढ़ाया, जब उन्होंने देश भर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव गांव में टॉयलेट्स, बाथरूम बनाने का अभियान लिया, यह एक बहुत बड़ी पहल थी जिसको यूनाइटेड नेशन हो, यूनेस्को हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसको मान्यता मिली। ये मोदी साहब का विजन था और भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक दृष्टिकोण था कि हमारा जो कुछ है हमारे देश के लिए। यह हमारा विचार है कि हमारा जो कुछ है वो हमारी मातृभूमि के लिए है। वेदों के अंदर लिखा है, इदम राष्ट्राय इदम नमम, इदम राष्ट्राय इदम नमम। हमारा जो कुछ है हमारे देश के लिए है, हमारी मातृभूमि के लिए है, हमारा सब कुछ हमारे देश के लिए है। क्योंकि ये देश मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने संसद के अंदर कहा था, भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो मातृभूमि के लिए और हम मरेंगे तो अपनी मातृभूमि के लिए। और मरने के बाद हमारी अस्थियों को अगर गंगा जल में प्रवाहित हुई अस्थियों को अगर कोई ध्यान से कान लगाकर सुनेगा तो गंगा नदी में, गंगा मां में प्रवाहित वो अस्थियां भी जोर से बोल उठेंगी, भारत माता की जय। ये विचार है भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारी पार्टी का विचार है। इस विचार के लिए हम काम करते हैं, इस मिशन के लिए काम करते हैं। और फिर वो मिशन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने शुरू किया था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। और एक प्रधान तो उनके बलिदान के बाद पूरा हो गया, लेकिन एक निशान और एक विधान ये 5 अगस्त 2019 को तब हुआ जब लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी हमारी सरकार बहुमत में। यह षड्यंत्र था जो देश के विरुद्ध वो मिटा दिया गया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जम्मू संभाग का हो, कश्मीर का हो या लद्दाख का हो, सब मिलजुल कर एक भाव से, समभाव से रहते। यह हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह हमारा भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक दृष्टिकोण है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह हमारा वैचारिक दृष्टिकोण है जो हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लेकर चल रही है। जो कार्य वाजपेयी साहब ने किए, यह हमारा वैचारिक दृष्टिकोण। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन की, इसको पंचनिष्ठ संगठन कहते हैं। हमारी 5 निष्ठाएं जो आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हमेशा याद रखनी। हमारा संगठन मूल्य आधारित राजनीति करता है, हमारा संगठन देश और समाज के लिए काम करता है। हमारी 5 निष्ठाएं, आपको कोई भी पूछेगा, जैसे हमारे वर्ष के 6 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम होते हैं, उसी प्रकार हमारी 5 निष्ठाएं, वो 5 निष्ठाएं जिनके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण है, वो हम सबके हृदय में, दिमाग में हमेशा याद रहनी चाहिए। हमारी पहली निष्ठा है राष्ट्रवाद।
नेशनलिज्म, ये हमारा पहला मूलभूत आधार है, स्तंभ है हमारी पंचनिष्ठाओं का। हमारी पार्टी का गठन राष्ट्र हित में, देश के लिए राष्ट्रवाद जिसका नाम दिया गया, ये हमारी पहली निष्ठा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फौजी कहा जाता है। बिना वर्दी के अंदर देश की सेवा करने वाले फौजी अगर कोई है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये आप लोग। हमारा पहला विषय राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, उसके साथ कभी हम समझौता नहीं कर सकते। हमारा दूसरा जो पंचनिष्ठ जो आधार स्तंभ है, वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक मर्यादाओं में, मूल्यों में। अन्यथा आपने कांग्रेस के दौर देखे हैं कि कैसे चुनी हुई सरकारों को हटा दिया जाता था, वरना जो तांडव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया कि जब सीबीआई की और ईडी की टीम उनके पुलिस के डायरेक्टर जनरल से जांच करने गई और उनको गिरफ्तार कर दिया जाता, और यहां देश के गृह मंत्री जी के प्रवास और एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बंगाल में दौरा होता तो आगजनी होती। उस वक्त भी अगर वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो उसका एक ही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता लोकतंत्र में है। हमारा दूसरा विषय ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की मजबूती जो जम्मू कश्मीर में नहीं थी, यहां कभी पंचायतों को अधिकार नहीं थे, बीडीसी और डीडीसी के चुनाव नहीं होते थे, 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू नहीं होती थी, यहां गुजर बकरवालों को, गद्दी सिप्पी लोगों को, एसटी वालों को कभी उनके लोकतांत्रिक हक नहीं दिए जाते थे। आज अगर वो लोकतंत्र के अंदर दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं को, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी को, गोरखा को, वाल्मीकि समाज को, या जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, इनको कभी यहां सम्मान नहीं दिया गया। आज पहली बार अगर इनको किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र में है। और हमारा तीसरा जो बिंदु हमारी निष्ठाओं का है, वो सामाजिक तथा आर्थिक जो विषय है, जो सोशल और इकोनॉमी बेस्ड इश्यूज है, उनमें जो महात्मा गांधी जी का दृष्टिकोण था, वो हमारा दृष्टिकोण है। सामाजिक तथा धार्मिक विषयों पर महात्मा गांधी जी का दृष्टिकोण, ये हमारा तीसरा निष्ठ बिंदु है। गांधी जी कहते थे समाज में समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। और आर्थिक दृष्टि में गांधी जी कहते थे स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, देश के अंदर बनी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बाइकाट आंदोलन किया था, कहा था स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। यह हमारा आर्थिक दृष्टिकोण है कि अपने देश के अंदर बनी वस्तुओं का हम प्रयोग करें, ये चाइना, अमेरिका, ये विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करें। यह हमारा तीसरा बिंदु था। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु वो था सकारात्मक पंथ निरपेक्ष, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या है? यह था सर्वधर्म संभाव।
हमें किसी से कोई बैर नहीं, सब हमारे हैं। एक देश के अंदर रहने वाले सब लोग, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, कोई है, वो किस धर्म का, मत का, पंथ का है, लेकिन वो हमारा है। ये देश हमारा एक परिवार है और इसके अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा है। ये सकारात्मक पंथ निरपेक्ष सर्वधर्म समभाव कहा गया, और जिसमें कहा गया जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हमारा पांचवा मूलभूत जो बिंदु है वो है मूल्य आधारित राजनीति, प्रिंसिपल आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिक्स। केवल कुछ मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, सांसद बनना, एमएलए बनना, बीडीसी, डीडीसी, पंच सरपंच बनना, यह हमारा राजनीतिक मिशन नहीं है। मूल्यों के ऊपर आधारित राजनीति, यह भारतीय जनता पार्टी का पांचवा बिंदु है। यही कारण था जब इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को वह बांग्लादेश बन गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने संसद में खड़े होकर उस वक्त इंदिरा गांधी जी की तारीफ की थी। यही कारण था कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जब आजहानी नरसिम्हा राव साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को यूनाइटेड नेशन की उस जनरल असेंबली में भेजा, विपक्ष के नेता होते हुए भी सरकार का प्रतिनिधित्व, सरकार को रिप्रेजेंट अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया। उन्होंने सरकार के ऊपर कोई तनकीद नहीं की। उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब की शान में, सरकार की शान में यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया, क्योंकि हमारी राजनीति मूल्यों के ऊपर आधारित राजनीति है। छल और कपट से कोसों हम दूर हैं। साथियों, हम सब मोर्चों के कार्यकर्ता हैं। मोर्चों के कार्यकर्ता पार्टी के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाते। मोर्चों का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे मोर्चे राष्ट्रीय स्तर की टीम हो, प्रदेश स्तर की टीम हो, जिलों के मोर्चे, मंडलों के मोर्चे, ये पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। हमारे पास महिला मोर्चा है। 50% पॉपुलेशन देश के अंदर, प्रदेश में हमारी मातृशक्ति की है, माताओं बहनों की है। बहुत बड़ा रोल है। बिहार के अंदर जब चुनाव हुआ पिछला, सभी मीडिया चैनल कह रहे थे वहां भाजपा और नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं आएगी। जब वोटिंग हुई, रिजल्ट आए, तो बीजेपी एनडीए को भारी बहुमत मिला। सारे टीवी के सर्वे फेल हो गए। टीवी के जो वरिष्ठ एनालिसिस करने वाले लोग थे वो हैरान हो गए, क्या हुआ, हम कहां फेल हो गए। उन्होंने दोबारा एनालिसिस किया तो पता चला बिहार के अंदर 90% महिलाओं ने मोदी साहब को वोट दिया, तो प्रचंड जीत हो गई। और उस चुनाव के बाद महिला शक्ति को साइलेंट वोटर कहा गया कि ये बीजेपी का साइलेंट वोटर है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बड़ी ताकत के रूप में श्रीमती संजीता डोगरा जी के नेतृत्व में यहां मोर्चा काम कर रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं ये कारवां और तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार
अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा की, तो युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक जबरदस्त ताकत के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के अंदर शामिल किया जा रहा है। उसके लिए मैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा अरुण देव सिंह जी को और इनकी सारी टीम को बधाई देता हूं। और इसी प्रकार हमारे किसान मोर्चा, मैं देख रहा हूं इस मुश्किल वक्त कोरोना में भी जिस तरह से किसानों ने काम किया, श्रीमान ओमी खजूरिया जी के नेतृत्व में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किसान मोर्चा ने लाजवाब काम किया। अगर मैं बात करूं एससी मोर्चा की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कभी हमारे जो दलित समाज के भाई बहन, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का वर्ग है, वहां भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम पहुंच थी, लेकिन आज हमारे एससी मोर्चा प्रोफेसर घारू राम जी के नेतृत्व में जो एससी मोर्चा काम कर रहा है, मैं प्रोफेसर घारू राम जी और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार ओबीसी मोर्चा, यहां 70 साल ओबीसी के यहां साथियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। आज मोदी सरकार एससी और जो ओबीसी समाज है उसको उनके अधिकार देने जा रही है। श्रीमान ब्रह्मजोत सत्ती जी के नेतृत्व में हमारे जम्मू कश्मीर में ओबीसी मोर्चे ने बेहतरीन काम किया। और इसी संदर्भ में अगर मैं बात करूं अपने एसटी मोर्चा की, एक बहुत जबरदस्त ताकत के रूप में एसटी मोर्चा उभर के सामने आया है। मैं श्रीमान हारून चौधरी जी और इनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, जो एसटी के लोगों में उन्होंने काम किया है। मोदी साहब ने शेड्यूल ट्राइब एसटी कम्युनिटी के लोगों को 70 साल में पहली बार उनको हक मिले तो मोदी जी ने और बीजेपी ने दिए, इसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं अगर बात करूं हमारे माइनॉरिटी मोर्चा की, तो सबने देखा है श्रीमान शेख बशीर साहब और उनकी सारी टीम ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतरीन काम किया है, लाजवाब काम किया है। मैं सभी मोर्चों के अध्यक्षों, उनकी टीम, सभी मोर्चों के प्रभारियों और सह प्रभारियों को हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं जो एक बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, जो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने वाले हैं, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो यहां मेरे मोर्चे के कार्यकर्ता है, जिनकी तुलना मैंने भारतीय सेना के जवानों से की है, फौजियों से की है, आप आने वाले इस महासंग्राम में, इस महायुद्ध में, इस महाराजनीतिक अभियान में, ये जो चुनावी समर होने वाला है, इसमें सभी मोर्चों का बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है जो मिशन 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसमें इस टारगेट को हासिल हम तभी कर सकते हैं जब ये मोर्चों के हमारे सैनिक, ये मोर्चों के फौजी अपने अपने मोर्चे जीतेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी कार्यकर्ता दिन रात एक करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और आने वाले चुनावों में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर
जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बड़े विस्तार से भाजपा का वैचारिक दृष्टिकोण और पंचनिष्ठाएं और कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में आज कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मैं अब निवेदन करने जा रहा हूं